नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें से पहला जो पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा, जिसमें हिमालय के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन हम लोग पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं, है ना। जिसमें हम लोगों ने हिमालय का कैसे निर्माण हुआ, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हिमालय का विभाजन समांतर रूप में कैसे किया गया, उत्तर से दक्षिण तक, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिमालय का विभाजन पश्चिम से पूर्व तक की बातों को हम लोगों ने देखा, किस तरह से नदियों के आधार पर विभाजन किया गया, है ना। और उसके बाद साथ साथ हम लोगों ने और भी क्या पढ़ा, हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में, है ना। विश्व में प्रमुख जो चोटियां हैं हिमालय में जो मौजूद हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और हिमालय का सबसे पूर्वी भाग, जिसे हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वांचल पहाड़ी कहते हैं या पूर्व की पहाड़ियाँ कहते हैं, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर भारत के भौतिक विभाजन का दूसरा भाग, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान, इसका निर्माण कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यानी उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें हम लोग पढ़े क्या, तीन प्रमुख नदियाँ, अब उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ। तीन प्रमुख नदियाँ कौन? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियों के द्वारा इसका जो उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हम लोगों ने उसका उत्तर का विशाल मैदान के चार उपभागों को भी पढ़ा, जिसमें पंजाब का मैदान, और क्या, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन चारों भागों को पढ़ते हुए फिर हम लोगों ने भौतिक विभाजन के रूप में मैदानों को पढ़ा, जिसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा क्या क्या कि खादर, भाबर, तराई, खादर और बांगर, ये सभी चार विभागों के बारे में पढ़ा। फिर तीसरा जो विभाग था वो था दक्कन का पठार, जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसको दो भागों में विभाजित किया गया, है ना, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इसको दो भागों में पढ़ा। उसके बाद साथ साथ हम लोगों ने पश्चिमी तट और पूर्वी तटों के बारे में दोनों को अध्ययन विशेष रूप से किया, और इस तरह से हम लोगों ने उसको पढ़ते हुए साथ ही साथ हम लोग ये अच्छे से जाने कि भाई दक्कन का पठार क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक के पूर्व की कक्षाओं में भारत के भौतिक विभाजन के तीन भाग को पढ़ लिए। ठीक है, आज हम लोग भारत के भौतिक विभाग के अन्य जो विभाजन है यानी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी हमारा जो है तटीय मैदान। हाँ, तटीय, तट का अर्थ क्या हो रहा है, मतलब ये क्षेत्र आपका वैसा नज़र आता है जहाँ पे समुद्री इलाका या महासागरीय इलाका और साथ में आपका स्थलीय भाग है। मतलब जो नदियाँ हैं वो नदियों के द्वारा या समुद्र के द्वारा जो अवसाद हैं, उस अवसाद के कारण उस ज़मीन का, उस मैदान का निर्माण हुआ, उसे तटीय मैदान कहते हैं। अब भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटे हैं, है ना। ये एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान, है ना। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ के बारे में, पश्चिमी तटीय मैदान। चलिए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। बच्चों, ये मैदान खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है ना। हम लोग अगर देखा जाए इस मैदान की बात किया जाए तो खंबात की खाड़ी जो गुजरात के पास है ना, वहाँ से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। ये इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें ये मैदान मेनली रूप से किधर है, तो आपका पश्चिमी तटीय मैदान जो है अरब सागर से लेके पश्चिमी घाट, इस दोनों के बीच का जो मैदान है उस मैदान को हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान भी कहते हैं, है ना। इसकी औसत ऊंचाई देखो फिर से आ रही बच्चों, औसत ऊंचाई कितनी है, 10.60 किलोमीटर के मध्य है ना। यानी ये मैदान की औसत ऊंचाई की अगर बात, समुद्र से औसत ऊंचाई मापी जा रही है कितना, 10.60 के मध्य, है ना। इस मैदान में जो बहने वाली नदियां हैं वो अत्यधिक तीव्र गति से बहती हैं। तीव्र गति से बहने का रीजन क्या है बच्चों, ये मैदान जो है पूरी रूप में अगर देखा जाए तो वो पठारी भाग है ना। और अगर देखा जाए इसमें से पर्वतीय भागों से जो निकलती नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो उसमें अपरदन की क्रिया कम होती है, और अपरदन की क्रिया कम होने के कारण ये नदियाँ मिट्टी का कटाव नहीं कर पाती है, तो इसका मिट्टी का जमाव ये नहीं कर पाती है ना। और ये नदियाँ आगे चलते प्रवाहित होते हुए तीव्र गति से बहते हुए ये नदियाँ अपने मुहाने पे
ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरीज का निर्माण करती है। मतलब ऐसी बातें हैं, अभी हमने बोला क्या कि ये नदियाँ प्रवाहित होती आ रही है तो अपने साथ अवसाद लेके नहीं आ रही, ये अवसाद लेके आती तब तो मुहाने पर जमाव करती, ये डायरेक्ट जाके क्या हो जा रही है, सागर महासागरों में मिल जा रही हैं, जिसके कारण ऐसा होता है क्या कि नदी का मुख डायरेक्ट समुद्र में मिल जाता है और समुद्र की पानी का जो पानी है वो नदी के मुहाने में इंटर कर जाता है ना। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज कहते हैं। और ये पश्चिमी तटीय मैदान की बात किया जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का है और इसमें बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह मौजूद हैं, है ना, जिसके कारण जैसे आपका एक खुरदरा लाइक दिस टाइप से, है ना, तो आसानी से इसके कारण क्या होता है, बंदरगाह मौजूद होते हैं प्राकृतिक, जिसके कारण क्या है, जैसे आपने सुना होगा नाहवा सोवा बंदरगाह, है ना, तूतीकोरिन, इस तरह से आपको बहुत सारे बंदरगाह के नाम सुने होंगे। तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, बंदरगाह आराम से आके क्या हो जाते हैं, यानी जो जहाज होते हैं पानी के जहाज वो किनारे पे आके लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। जबकि दूसरी ओर चलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की ओर बात करते हैं, है ना। पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी भाग था, ये पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान कहाँ शुरुआत होता है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है ना। पहले हम लोग बात कर रहे थे इसकी शुरुआत अगर बात करें, ये पश्चिमी तटीय मैदान उत्कल यानी कि आपका उड़ीसा के पास से महानदी के चिल्का लेक के पास से शुरुआत होती है ना। और ये आपका कहाँ तक आती है, तो ये आती है आपकी तमिलनाडु तक ये आपका पूरी रूप में ये फैलाव है ना। जो गंगा का मुहाना है वहाँ शुरुआत होके कन्याकुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ, ये पूरा पूर्वी तटीय मैदान है। इस पूर्वी तटीय मैदान की बात किया जाए तो ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ये पूर्वी तटीय मैदान बहुत ज़्यादा चौड़ा है। अब पूछोगे सर चौड़ा क्यों है, चौड़ा कारण ये है कि ये मैदान जो होती है, ये यानी कि इस मैदान में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जो चाहे हिमालय नदी हो या फिर आपकी प्रायद्वीपीय नदी हो, वो सभी आके ये अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और अवसाद का एक चौड़ा सा पार्ट बनाती हैं, है ना। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। कैसा डेल्टा, मैंग्रोव वनस्पति वाले, मतलब अगर देखा जाए तो पूरा हरा भरा डेल्टा ये रहता है ना। अब डेल्टा अभी जस्ट पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको समझाया था, है ना। क्या समझाया था कि जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और अवसाद लाके मुहाने पे जमा कर देती हैं, उसे डेल्टा कहते हैं, है ना। उसी में से एक जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, जहाँ पे मैंग्रोव, यानी अब यहाँ पे बात है सर सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, तो सुंदरवन नाम पड़ने के पीछे कारण ये है कि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण उसका नाम सुंदरवन पड़ा। और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और किस लिए प्रसिद्ध है, ये डेल्टा प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। बाघ की सबसे उत्तम कोटि की प्रजाति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, इसी आपकी डेल्टा रीजन यानी सुंदरवन डेल्टा में मिलती है, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे दिखाया गया है ना। तो ये आपको यहाँ पे मिलती है ना। और साथ साथ इस तटीय मैदान की अगर बात करते हैं, इस तटीय मैदान को उत्तरी भाग को गोलकुंडा भाग कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, है ना। चलो तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या, इस मैप के जरिए दोनों मैदानों के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको सामने ये मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में दो तरह का, एक तरफ अरेबियन सी लिखा हुआ है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। तो अरेबियन सी जो है वो उस तरफ हरा वाला जो भाग है उसे कौन सा मैदान करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये मैदान आप देखो बच्चों कहाँ से आपको नज़र आ रहा है, खंबात की खाड़ी से नज़र आ रहा है, और कहाँ तक है, ये आपका तमिलनाडु तक ये पूरा फैला हुआ, यानी कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है ना। अब इस तट को हम लोग ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है वो काठियावाड़ तट है ना, और दूसरा कौन सा है, कोंकण तट, और तीसरा है मालाबार तट। ये तट जो है अगर देखा जाए तो ये अपेक्षाकृत क्या है, कम चौड़ा है। जबकि अगर पूर्वी तट की ओर भाग की ओर चलते हैं, जहाँ बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, उस तट की बात करते हैं, तो ये बच्चों आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये थोड़ा अपेक्षाकृत चौड़ा है। मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी जो नदियाँ हैं पश्चिमी तट से, पश्चिमी घाट से निकलने वाली, या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं या हिमालयी नदियाँ, वो आके यहाँ पे क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा गिर रही हैं। इस कारण वहाँ उसकी जमाव ज़्यादा होने का ये चौड़ा है ना। इसको भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, ऊपर वाला भाग को गोलकुंडा तट और नीचे वाले भाग को हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी कोरोमंडल तट, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन का चौथा भाग भी हम लोगों ने
पढ़ लिया, यानी तटीय मैदान। चलिए अब हम लोग अगले भाग की ओर चलते हुए पांचवा मैदान, पांचवा भाग जो है वो है मरुस्थल, यानी भारतीय मरुस्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय मरुस्थल आप देखते होंगे, आप भारत के मानचित्र में आपको पश्चिमी भाग में जो गुजरात और राजस्थान का मैक्सिमम भाग, इस भागों में आपको पूरा रेतीला भाग नजर आता है ना, रेत ही रेत। पहली बात आया मरुस्थल, है ना, जिसे रेगिस्तान भी कहते हैं, है ना। रेगिस्तान मतलब रेत का वो क्षेत्र जहाँ रेत ही रेत हो। कहा जाता है कि ये कभी समुद्र का भाग था, है ना। इसके कुछ अवशेष भी प्राप्त होते हैं, कुछ हमारे प्रूफ भी हैं कि ये उसी का भाग हुआ करता था। किसका? किसी सागर महासागरों का भाग हुआ करता था। लेकिन यही हमारी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसके कारण ऐसा कहा जाता है क्या कि ये भाग अब हमारा ऊपर की ओर आ गया, है ना। तो ये रेतीला भाग जो है हमारा, ये भारतीय मरुस्थल। और भारतीय मरुस्थल जो अगर देखा जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थार, है ना। क्या नाम है उसका? थार मरुस्थल। विश्व में बहुत सारे मरुस्थल हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम सहारा है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, है ना। तो वैसे ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। तो चलो बच्चों, हम लोग भारतीय मरुस्थल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय मरुस्थल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे भारतीय मरुस्थल कहा जाता है ना। ये कहाँ पे? तो अरावली के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। अब आप लोग को जलवायु के चैप्टर में पढ़ना होगा कि एक हमारी जो हमारे यहाँ भारत में मानसूनी जलवायु होती है, तो वो जलवायु जो पवनें आती हैं वो आने के बाद केरल के पास दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, एक बे ऑफ बंगाल साइड का और एक जो है वो आपका अरेबियन सी में, है ना। तो अरेबियन सी में अगर देखा जाए, केरल के पास धीरे 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 ये पहुंचते जाए। केरल के पास जैसे ही पहुंचती है, लगभग जून का महीना होता है, उसमें झमाझम बारिश, लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास, 200-400 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। लेकिन जैसे जैसे ये मॉइस्चरिंग लेके आती है ना, ये अपने नदियों उस सागरों से उसमें मॉइस्चर कैपेसिटी लेके आती है, जिसके कारण बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी जो घाट है ऊपर की ओर थोड़ा ज़्यादा ऊंचा और चौड़ा है ना। तो इस कारण क्या हो जाता है कि ये जो आपका मॉइस्चरिंग लाई हुई जो पवने हैं वो वहाँ पे कम पड़ जाती है, उसके पास कम मॉइस्चर हो जाता है, जिसके कारण आगे चलने के बाद अरावली एक जो पर्वत है वो क्या करती है, इसको पार नहीं कर पाती है। तो अरावली की इस साइड में तो पूरा बारिश हो जाती है, जबकि उस साइड का रैन साइड क्षेत्र बन जाता है ना। तो अरावली के उत्तर और पश्चिम में ये हमारा थार मरुस्थल यानी भारतीय मरुस्थल बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। और ये मरुस्थल का अगर विस्तार देखा जाए तो पाकिस्तान तक, जबकि हमारे भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान का भाग और गुजरात का कुछ भाग, हरियाणा तक कुछ क्षेत्रों में ये पूरा फैला हुआ भारतीय मरुस्थल है। ये इसकी लंबाई अगर बात किया जाए तो 644 किलोमीटर और 160 किलोमीटर चौड़ा है ना। ये जो हमारा पूरा भारतीय मरुस्थल है, ये लंबाई चौड़ाई की अगर बात कर लें, इसका क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो लंबाई 644 और चौड़ाई कितना 160 किलोमीटर है ना। और साथ साथ इसकी क्षेत्रफल कितना है, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा ये हमारा भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। जबकि यहाँ की वर्षा की अगर बात करते हैं तो वर्षा साल भर में मात्र 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है ना। 15 सेंटीमीटर से कम। अब सोचिए, जहाँ पे वर्षा बहुत कम हो रहा है, क्या वनस्पतियाँ होंगी? तो बच्चों, यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत कम मिलती हैं। जो वनस्पति मिलती है वो कैसी मिलती हैं, तो वो मिलेंगी भी आपको, तो वो वनस्पति मिलेंगी कटीले वन मिलेंगे। नागफनी का पौधा मिलेगा आपको, किंकर मिलेगा, बबूल मिलेगा, है ना आपका, तो खजूर, ये सब की पौधे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। और इस जगह पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे वर्षा वाले दिनों में कुछ ऐसे सरिताएं नज़र आ जाती हैं, तो इसको ओएसिस बोलते हैं, है ना। एक छोटी सी झील जिसके चारों ओर लगभग खजूर के आपके पेड़ वगैरह मिल जाएंगे, या कुछ खेती करते हुए वहाँ पे लोग मिल जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा कुछ कुछ क्षेत्र हैं, लेकिन जल लगभग नगण्य यहाँ पे मिलता है ना। और भी आगे बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे प्रमुख चीज़ यहाँ पे क्या है, बालू के टिब्बे, है ना। यानी बालू के टिब्बे नज़र आते हैं, जिसे बरखान कहा जाता है। यहाँ पर अर्धचंद्राकार सा टाइप का बालू का यहाँ पर टिब्बा नज़र आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बरखान कहते हैं, है ना। और साथ साथ अगर बात किया जाए, इस क्षेत्र की एकमात्र अंतःप्रवाही नदी है जिसका नाम लूनी है, जो आगे चल के क्या हो जाती है, कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। तो
ये मात्र एक नदी है जिसमें अगर देखा जाए अंतःप्रवाही इसके ऊपर में देखा जाए तो बालू का ही काफ़ी ज़्यादा रेत ही रेत फैला हुआ होता है। तो ये नदी उतनी उपयोगी तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है वहाँ के लिए उपयोगी है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप यहाँ का जो प्रमुख ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसे, वो कहा जाता है ऊँट को। ये यहाँ के लोग ऊँट बहुत ज़्यादा पालते हैं और उसी के जरिए अपने भरण पोषण यानी कि जो भी यातायात का साधन हो या जो उनके कार्य है उनके जरिए संपन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने भारतीय मरुस्थल यानी कि जो 5वां विभाग था हमारा भारत का भौतिक विभाजन का, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो यानी कि भारत के भौतिक विभाजन का 6ठा जो अहम भाग है यानी अंतिम भाग है, और यानी द्वीप समूह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। अब यहाँ पे वर्ड आया द्वीप। आप समझ रहे होंगे द्वीप है क्या। द्वीप यानी जमीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक जमीन का टुकड़ा है और उसके चारों ओर क्या है, जल ही जल है। ऐसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, है ना। तो हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में हम लोग यानी कि ये भी अहम पार्ट है हमारे भारत का, है ना। भारत के भौतिक विभाजन का ये अहम पार्ट है। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है कि अगर देखा जाए तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। हाँ, 1256 द्वीप हैं और ये इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। एक बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह और दूसरा अरब सागर के द्वीप समूह। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में। बच्चों, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात किया जाए तो लगभग कितने हैं, 572 द्वीप हैं, जिसमें 36 द्वीपों पे क्या है यानी कि आबादी पाई जाती है, यानी लोग वहाँ पे इनहैबिटेड जिसे बोल सकते हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं, अपने क्रियाकलाप करते हैं। वैसे 36 द्वीप हैं, 572 में 36। अब ये सोच रहे होंगे कि इसी में से एक जो भाग है वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये द्वीप समूह बना कैसे, तो जब हम आपको पहला इस चैप्टर का पहला कक्षा ले रहे थे उसमें हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि हमारा जो है पूरी पृथ्वी एक आपकी पैंजिया और एक पैंथालासा 2 भागों में ही था, लेकिन इसको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखे क्या कि जो हमारा भारतीय प्लेट था वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो उसी समय जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था तो भारतीय प्लेट का जो पूर्वी भाग है वो किससे, तो आपका म्यांमार यानी जो बर्मा जिसका पुराना नाम था अभी म्यांमार बोलते हैं, उस प्लेट से टकराने के कारण वहाँ पे एक पहाड़ पर्वत का निर्माण हुआ, उसे कहते हैं एराकोमा। और उसी पर्वत की अगर बात किया जाए तो वो भाग क्या हुआ कि आगे चल के दोनों के बॉर्डर के पास से वो समुद्री भाग में मिल गया, और उसी समुद्री भाग का जो उभरा हुआ भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको एक चैनल से 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग अंडमान, नीचे वाला भाग ये निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, है ना। अब अंडमान में भी अगर बात किया जाए तो अंडमान का जो दक्षिणतम भाग है उसमें ही हमारा एकमात्र एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बैरन आइसलैंड भी कहते हैं, ये बैरन द्वीप वहीं पे मौजूद है। कहाँ, यानी दक्षिणी में। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक इकाई जो है, जो जहाँ से पूरे प्रशासन चलाई जाती है, उसका कहाँ है, वो है पोर्ट ब्लेयर। ये भी अंडमान, दक्षिणी अंडमान में ही सिचुएटेड है। नीचे निकोबार द्वीप समूह की अगर बात कर लेते हैं तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला बिंदु जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी इंदिरा पॉइंट, है ना। जो सुनामी जो आई थी 2004 में उसमें क्या हो गया था, ये पूरा डूब गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है ये फिर से वो क्या हुआ, बाहर निकल चुका है। ये मानचित्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। देखिए आपको 2 भाग में, ऊपर वाला जो भाग है वो भाग कौन सा है, आपका अंडमान का, और नीचे वाला किसका है, आपका निकोबार द्वीप समूह का है ना। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोग अब बात करते हैं अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में। अरब सागर के द्वीप समूह की बात किया जाए तो ये अगर बात किया जाए तो ये इसमें कुल 47 द्वीप है ना। और ये 47 द्वीप कोरल द्वीप जिसे कहा जाता है। अब पूछो सर ये कोरल क्या होता है,
है ना। कोरल का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक समुद्री जीव होती है, वो जीव अपने कुछ दिनों तक जिंदा रहने के बाद वो क्या हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो सेल वो आपस में क्या हो जाते हैं, जमाव होते जाते हैं, और इसी जमाव के कारण आगे संपीड़न एक लंबे समय के बाद ये क्या कर लेते हैं, एक कठोर भाग बन जाते हैं, हार्ड पार्ट बन जाते हैं और वो द्वीप का रूप ले लेते हैं। तो ये टोटल 47 द्वीप हैं, है ना। और इसी 47 द्वीप में से 2 द्वीप जो है, एक लक्षद्वीप और दूसरा मिनिकॉय, ये इसी द्वीप के भाग हैं। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी यानी उसकी प्रशासनिक इकाई कहाँ है, ये है आपका कावारत्ती, है ना। और वहाँ अगर देखा जाए लक्षद्वीप जो काफ़ी हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा था, आपने हाल के दिनों में पढ़ा देखा होगा कि लक्षद्वीप और मालदीव को लेके बहुत चर्चा गर्म थी 2 देशों के बीच में, है ना। लक्षद्वीप अगर पर्यटन के रूप में देखा जाए तो बहुत हर साल यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग जाते हैं दर्शन यहाँ पे अपने घूमने फिरने के लिए इस जगह पे, है ना। लक्षद्वीप की अगर बात किया जाए तो पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, हमने अभी बताया कि कोरल द्वीप, है ना, प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। और लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ पे 11 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के रूप में 2 भागों में विभाजित होता है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने भारत के भौतिक विभाजन का 6 भागों में विभाजन किया गया, उन सभी का अध्ययन हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब देखा जाए तो ये पूरी 6 विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने देखा कि हमारा भारत जो इतना विशाल है उसमें कितनी भौतिक विविधताएं हैं, है ना। हमारे पास हर हिमालय भी है, हमारे पास बहुत विशाल विश्व का सबसे बड़ा विशाल मैदान है, पठारी भाग है, हमारा रेगिस्तान है, द्वीप समूह है। सोचो, इस कारण तो भारत विश्व में एक बहुत रमणीय स्थल के रूप में जाना जाता है ना। बहुत सारे लोग अगर पसंद करते हैं घूमने के लिए तो भारत आना पसंद करते हैं। इतनी अच्छी विविधताएं, भौतिक विविधताएं शायद ही किसी देशों में मिलती होगी। अब ये सारी विविधताएं सब में कुछ न कुछ खासियत है। जैसे हिमालय अगर बात किया जाए तो भारत के लिए प्रहरी के रूप में कहा जाता है ना। हिमालय से बहुत सारी हमारी औषधियाँ जो औषधीय पौधे हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। उत्तर का विशाल मैदान जिसके बारे में हम लोग बात किए, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जो क्या है कि आपकी कृषि योग के लिए बहुत अच्छी है ना। धान की खेती या फिर अन्य प्रकार की खेतियों के लिए बहुत उपयोगी है। पठारी भाग की बात कर लेते हैं तो पठार को खनिजों की जननी कहा जाता है, यानी खनिज भंडार है ना। तो ये यहाँ पे पूरा भरे पड़े हैं, खनिज भरे पड़े हैं। तटीय मैदान जो हमारे मानसूनी जलवायु है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर रेगिस्तान की बात कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रेगिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जलवायु में इसका इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है ना। उसके बाद लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा द्वीप समूह, जो हम लोग घूमने फिरने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ साथ उसी द्वीप समूह में से हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद है। तो बच्चों हम लोग इस पाठ से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जाने भारत की भौतिक विविधताओं के बारे में, है ना। तो आप लोग भी इसे अच्छे से एक बार फिर से पुनः बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए आपके लिए सबसे पहला अभ्यास प्रश्न इस पाठ से है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। बताओ बच्चों, कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हिमालय है ना। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि भारत के पर्वत श्रृंखला सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में जो बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसे हिमालय कहा गया है। दूसरा प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी मापी गई है? 8,848 मीटर। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में कितना मापी गई है? 8,850 मीटर। भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र कौन सा है? बताओ बच्चों, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, हाँ कौन सा है? थार, है ना। थार रेगिस्तान, कराची रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, अट्टाकामा रेगिस्तान, बताइए कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थार रेगिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिहार का जब मैप पढ़ रहे तो उसमें हमने बताया था बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, यमुना, कोसी या कावेरी? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर कोसी, है ना।
हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? पहला क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए, शिवालिक, महाहिमालय, मध्य हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? शिवालिक। हाँ बच्चों, अभी हमने आपको बताया था, पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? महाहिमालय, मिडिल भाग को मध्य हिमालय, और सबसे बाहरी को क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है ना। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर पैंजिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पैंजिया, है ना। और 8वां, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक क्षेत्रों या भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6। हिमाचल हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक वर्षा, पर्वतीय स्थल, बड़े मैदान, या हिमपात के लिए? तो सही आंसर है पर्वतीय स्थल के लिए, है ना। हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? हिमाद्री, लघु हिमाचल या लघु हिमालय, शिवालिक, या छोटा नागपुर का पठार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि ये तीन जो हैं वो क्या है? हिमालय के भाग हैं। और छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? वो छोटा नागपुर का पठार दक्षिण या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो बच्चों, हम लोग का ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग अच्छे से इसके पढ़े होंगे, और इससे बहुत सारे भारत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न का जो आपके मन में होगा वो आपको प्राप्त हुआ, उसका उत्तर प्राप्त हो चुका होगा। तो बाकी जो अगला जो पाठ होगा उसके साथ हम अगली कक्षा में आएंगे। धन्यवाद।